कहानी सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली और कहा, सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अच्छे दिन आने ही वाले हैं। सब ये कह रहे हैं कि उन्हीं के अच्छे दिन आने वाले हैं और इसी पर हम बहस की शुरुआत एक बार फिर से नए सिरे से करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, अगर वाकई आप इतने आश्वस्त हैं कि अच्छे दिन आने ही वाले हैं, तो फिर राहुल गांधी का नाम खुलकर क्यों नहीं बोल दिया जाता है? आज दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अंजना जी, आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो उनकी खुशफहमी है और खुशफहमी में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति अपनी खुशफहमी में रह सकता है। जहां तक श्री राहुल गांधी का प्रश्न है, वो प्राकृतिक तौर से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आ रही हूं सुधांशु जी, आ रही उंगली दिख रही है। करोड़ों कांग्रेस जनों को स्वीकार्य हैं और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदार उचित समय पर घोषित कर देंगे। मुझे लगता है कि इसमें किसी व्यक्ति को जल्दी की आवश्यकता नहीं। 2004 में भी जब हम जीते और एनडीए अपने अहंकार में हारा, तब भी हमने प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया था। पर प्राकृतिक तौर से सोनिया जी और राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं और रहेंगे। नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप राहुल गांधी लगभग हर फैसले लेते हैं। प्रियंका गांधी जो कि पार्टी में कोई ओहदा नहीं है जिनका, वो भी अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी सबके साथ मीटिंग कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी फैसले पर नहीं आप लोग पहुंच पा रहे हैं। इसलिए ये सवाल सभी के जहन में आ रहा है। लेकिन सुधांशु जी, आप जो कहना चाह रहे थे वो भी कह दें। केवल एक लाइन में अगर मुझे इजाजत दें, हाँ, बोले रणदीप, प्रश्न उठाया है। शिष्टाचार के नाते अगर श्रीमती प्रियंका गांधी परिवार से जुड़े नेताओं को शिष्टाचार के नाते मिलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा राजनीति पढ़ी जानी चाहिए। और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तरह अपने ये क्या शिष्टाचार है रणदीप? सुरजेवाला जी, ये क्या शिष्टाचार है? एक सेकंड, ये शिष्टाचार सिर्फ कांग्रेस की एबीसीडी है, जिसमें जी सबसे इंपॉर्टेंट है। जी यानी गांधी, और सिर्फ परिवार की ही वजह से अगर जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल, अजय माकन सरीखे नेता बैठते हैं उस मीटिंग में, तो आप भी जानते हैं सुरजेवाला जी कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक परिवार का इक्विटी आपकी पार्टी में चलता है और उसी की वजह से ये हुआ है। हाँ या ना? दिल से जवाब दीजिएगा ईमानदार। रचना जी, गांधी नेहरू परिवार की एक व्यापक परंपरा है, कुर्बानी का इतिहास है और कांग्रेस को उन्होंने इतने लंबे समय तक जोड़कर देश को आगे बढ़ाया है और हम इसको स्वीकारते हैं। और गांधी नेहरू परिवार थोपा नहीं गया, हमेशा चुनकर आया है और देश के लोगों ने उन्हें स्वीकारा है। नहीं तो फिर सामने आकर उस पद को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? मैंने जैसा आपको कहा कि उचित समय की इंतजार करिए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम उचित समय पर हमारा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताएंगे। 2004 में भी जब हम जनादेश लेकर जीते और एनडीए हारा, तब भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई था नहीं। पर श्रीमती सोनिया गांधी प्राकृतिक तौर से नेता थी, आज भी हैं और राहुल जी भी हैं। सुधांशु मित्तल जी, एक ही उसमें इनका मैं जवाब दूंगा। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। इस समय जनता को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन चाहिए, संवेदनशीलता के साथ प्रशासन जनता के लिए काम करे, ये चाहिए उनको। चाहिए कि विकास हो और इन सबका। मैं पहले बोल दूं फिर मेरे को। सर आप बात ही ऐसे करते हैं ना, यही दिक्कत है ना सुधांशु जी। आपने एडवाणी की एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। एडवाणी क्या आप बीच में ना बोलिए, ये बहुत गलत आदत है। आप बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, और आपसे मैं शिष्टाचार चाहता हूं। जब आपकी बारी है, जो आपको बोलना है बोलिएगा, लेकिन आप जब बीच में बोलते हैं ना, तो ये जो है ये शिष्टाचार के खिलाफ है। आपका प्रश्न जो कहीं का मैं ले लूंगा, मेरी बात खत्म कर लेनी। ठीक है रणदीप जी, इसका सवाल आपके बाद जल्दी से बोल दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की 360 डिग्री जो है उनकी विश्वसनीयता है, उनकी वैचारिक विश्वसनीयता है, उनकी प्रशासनिक विश्वसनीयता है, उनकी चारित्रिक विश्वसनीयता है और उनकी विकास की विश्वसनीयता है। इस सारे को देख के लोगों को उनके परफॉर्मेंस के प्रति आस्थाएं हैं। देखिए, परफॉर्मेंस वर्सेस प्रोमिसेस जो लोगों को तय करना पड़ेगा, वो ये तय करना पड़ेगा कि जिससे करके दिखाया आपको उस पर विश्वास होना है, या जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उन पर विश्वास होना है। मैं एक कभी राहुल जी की सुन रहा था, एक चीज बतला देता हूं। 13 एफआईआर इन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाके लिखवाई, जानते हुए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं आता है, वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। अब तो सरकार इनकी है, इनका एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसी में एफआईआर लिखवा दीजिए, सरकार आपकी, अब कौन रोक लेगा उसको। लेकिन नहीं, अब वो कह रहे मेरे पास जो है कुछ तथ्य जो है हर्षवर्धन जी लेके आए तो मैं कुछ करता हूं। देखिए,
प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस ये आएगा। ये जो इन्होंने वायदे करे, जो जो चीजों को कहा है, उस चीजों के अगर बहाने ढूंढेंगे तो लोग इनको कटघरे में खड़े करेंगे, राहुल महराज काम करेंगे। जवाब दीजिए राहुल महराज। मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता, इनको समय मिलना चाहिए। राहुल जी जवाब दीजिए। सिंपल देखिए सुधांशु जी की याददाश्त में थोड़ी सी मैं बढ़ोतरी कर दूं कि हमें सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, आप 15 साल से विपक्ष में थे, हम तो विपक्ष में भी नहीं थे, सिविल मूवमेंट थी हमारी, और तब भी। अब आप सुनिए ना, आप शिष्टाचार की बातें करते हैं लेकिन आप वो अपने ऊपर लागू नहीं करते। भाई मैं मान के इसलिए मैं आप सुनिए जरा थोड़ा। हाँ धन्यवाद। तो अभी इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो 2 हफ्ते हुए हैं भाई साहब, और हम भागने वालों में से नहीं है जैसे भाजपा भाग गई। 32 का आंकड़ा था आपके पास और 28 वालों को आपने सरकार बनवा दी। तो हम वैसे लोग नहीं हैं, हम तो वॉक द टॉक वाले लोग हैं, और हमने 10 ऐसी चीजें करके दिखा दी हैं। अगर आपके पास ना हो अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे जाकर देख लीजिए, हमारी वेबसाइट पे आकर देख लीजिए, वो 10 वादे हमने कौन से पूरे कर दिए। अभी तो शो में इतना वक्त नहीं है, लेकिन अंजना जी मोटी बात क्या है। हाँ। देखिए हम ना तो कांग्रेस के जाल में ना बीजेपी के जाल में फंसने वाले हैं। हमारा तो अपना एक छोटा सा मुद्दा है, छोटे से लोग हैं, आम आदमी वाली बात है हमारी। हम आम आदमी के लिए आए हैं, और हम आम आदमी के लिए वो काम करना चाहते हैं जो विपक्ष में बैठ के और सत्ता में बैठ के इनकी सांठ गांठ से इन्होंने आम आदमी को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ था और उनकी नीतियों को आगे नहीं ला रहे थे। तो हम तो फोकल पॉइंट पे और सेंट्रिक करके इश्यूज और मुद्दे पे राजनीति को लाना चाहते हैं। पर्सनालिटी और जो ये जो परिवारवाद है और इस इधर से आइए या उधर से आइए, बड़ी बड़ी बातें हैं। छोटा आदमी है, हम छोटी पार्टी हैं, हम छोटे लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हम तो आम आदमी वाली बात करते रहेंगे, मुद्दों को ये भटकाते रहेंगे, हम मुद्दों को बीच में सेंटर में लाते रहेंगे। कितनी सीटें? हमारा सिर्फ इतना कहना है। कितनी सीटें? बाकी जनता बताएगी कि वो कांग्रेस को चाहती है, जनता बताएगी कि वो बीजेपी को चाहती है, जनता बताएगी या हमारी कथनी करनी में वो सही मानती है कि नहीं मानती। कितनी सीटें? सीटें तो देखिए, मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं, लेकिन हम तो यहां राजनीति बदलने आए हैं, हम सीटों के लिए तो आए नहीं। लेकिन राजनीति आपने देखी पिछले 2 हफ्ते में और पिछले 2 महीने में कैसे बदल रही है। लोग जो हैं आज पारदर्शिता और जवाबदेही मांगते हैं, और लोग अब भूल गए कि 5 साल बाद हमारी जो है, हमने जब मत डालना है तभी हमारी जो है हमारी पावर है। लोगों को ये अब समझ आ गई है कि हम दिन प्रतिदिन जो सत्ता में सरकार है, हम उनसे जवाबदेही मांग सकते हैं। और जो उम्मीदें आपसे लोग बांध रहे हैं उस पर खरे उतरना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस बात का एहसास आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती है, और हमको उम्मीद है कि हम निराश नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हमारा वही हश्र किया जाए जो दूसरी पार्टियों का होता है। सुधांशु जी, आपकी शिष्टाचार वाली उंगली दिख रही है मुझे, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकती आपके पास, थोड़ा सा धीरज रखिए। एक बार अभय जी के पास आती हूँ। और अभय जी, आपसे मेरा ये सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि इनके तो ऐसे अच्छे दिन आए हैं कि मिट्टी भी छू रहे हैं तो सोना वो बनती चली जा रही है। क्या ऐसा भी आपको दिख रहा है जैसा दिल्ली में हुआ कि बहुत कम सीटें भी आए, 60, 70, 80 भी आए तो सब कांग्रेस हो, ये हो, वो हो, जितनी पार्टियां सब मिला के सरकार बना ही देंगी आपकी इस बार लोकसभा में? मैं ये मानता हूं, और दूसरे कई राजनीतिक प्रेक्षक भी ये मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी 30 से लेकर 50 के बीच में ही सीटें सारे देश में जीत ले तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अपनी जगह रखा रह जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी वोट काटेगी, मान लीजिए, तो वोट कहां से, मान लो भारतीय जनता पार्टी की वोट काटेगी, तो वो कौन से वोट काटेगी? वो वोट काटेगी, वो वाले वोट काटेगी जो कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नाराजगी की वजह से मिलने वाले थे। ये वो वोट थे जो 2009 के चुनाव में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस के पक्ष में चले गए थे, इसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई थी। अगर उन वोटों में कटौती हो गई, जिसका कि भाजपा को डर है, जब लोग कहते हैं ना नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वो चमक नहीं रही, तो जो भाजपा को डर है, अगर उन वोटों में कटौती हो गई, तब फिर वो नतीजा नहीं निकलेगा इस नीति के वो लोग उम्मीद लगाए बैठे।